तो रतन टाटा जी चले गए। ये खबर जब लोगों ने सुनी तो लोग लगभग शॉक हो गए थे, लेकिन बात समझ में नहीं आई ऐसा क्यों, लोग आखिर शॉक क्यों हुए। बिजनेसमैन तो कल भी हुए थे, आज भी है और भविष्य में भी होते रहेंगे, लेकिन फिर भी इन सब में रतन टाटा जी का नाम सबसे ऊपर क्यों? आखिर क्या किया रतन टाटा जी ने और क्या है इनकी कहानी? आओ सुनते हैं डायमंड बॉक्स स्टूडियो के जुबानी। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट लेवल की वीडियोस आपको डायमंड बॉक्स वीडियो पर अक्सर मिलते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आपको बस इतना बताना है कि रतन टाटा जी की कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद है, कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को हम फेज में स्टडी करेंगे, फेज वाइज जाएंगे और इस पूरे टाटा जी के सफर को जान लेंगे। तो सबसे पहला इनका फेज आता है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो उनकी अर्ली लाइफ कैसे रही है सबसे पहले उस पर बात करते। तो रतन टाटा जी है, उनका पूरा नाम है रतन नावल टाटा और इनकी जन्म तारीख है 28 दिसंबर 1937, मुंबई में इनका जन्म हुआ है। उसके अलावा टाटा फैमिली से बिलोंग करते हैं और टाटा फैमिली पहले से ही काफी इंपॉर्टेंट रही है पूरे भारत के लिए बिजनेस के तौर पर। इनके अर्ली लाइफ में काफी ज्यादा हार्डवर्क से इन्हें गुजरना पड़ा एंड इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट की कैंपेन स्कूल जो मुंबई में है, और इन्होंने बाद में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर ली, वो भी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस से। और आर्किटेक्चर की पढ़ाई खत्म करने के बाद रतन टाटा जी ने एमबीए कंप्लीट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएस से। तो दूसरा हमारा आज का फेज है वो है एंट्री इनटू टाटा ग्रुप, यानी इनकी जब एंट्री हुई टाटा ग्रुप में, वहां से अगला फेज चालू होगा। तो रतन टाटा जी है, उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया साल 1962 में एंड उनके करियर की शुरुआत उन्होंने टाटा स्टील से की। टाटा स्टील को उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया साल 1962 में। इनिशियली इन्होंने तो बहुत कुछ चीजें सीख ली और बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसे सस्टेन कैसे करना है, उसे स्केल कैसे करना है, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप वर्क फोर्स को मैनेज करोगे, या फिर आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसे कैसे मैनेज करोगे, ये आपको काफ़ी एसेंशियली सीखना पड़ता है, जो इन्होंने एमबीए में सीखा था हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से। बट अगर आपको पता नहीं होगा तो डायमंड बॉक्स वीडियो पर ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फटाफट जो सब्सक्राइब बटन नीचे दबा दीजिए एंड कमेंट में आपको जो कुछ भी सीखना है टॉपिक बता दीजिए, वीडियो आ जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतते गया रतन टाटा जी ने एक्सपीरियंस गेन किया और उसी एक्सपीरियंस के दम पर 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा जी 1991 में। और उनका विजन था एक तो मॉडर्नाइजेशन और दूसरा एक्सपांशन। एंड उसी 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन हुआ था और यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा फेज जो है लीडरशिप। तो एज अ चेयरमैन रतन टाटा जी को चेयरमैन बने हुए जैसे समय बीता तो उन्होंने टाटा को लोकल से ग्लोबल तक तो ट्रांसफॉर्म कर दिया। जहां पर वो बस लोकली कामकाज करते थे, टाटा जी ने उन्हें 100 से ज़्यादा कंट्रीज में पहुंचा दिया। और इनका फंडा काफ़ी सिंपल था कि बिजनेस वो करो जिसकी ज़रूरत देश को है, अपने जेब को नहीं। ये इनका सिंपल फंडा था और इसी को लेकर वो आगे बढ़े थे। हमारे देश को क्या चाहिए? देश को अगर आईटी चाहिए तो आईटी में अपना बिजनेस खोल दो, देश को अगर टेलीकम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो उस सेक्टर में बिजनेस खोल दो, या फिर देश को अगर हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है तो उस केस में अपना बिजनेस खोल दो। और वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की रतन टाटा जी ने और इसी के चलते उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए जो देश के विकास में मदद करे। और साल 2008 में वैसे ही उनका एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है टाटा नैनो। टाटा नैनो लॉन्च करने का मकसद एक ही था, सबको कार मिले, अच्छी कार मिले और सस्ती कार मिले। लेकिन फिर भी टाटा नैनो फेल क्यों हो गई, ये अगर आपको जानना है तो कमेंट में जरूर बताइए। टाटा नैनो की केस स्टडी अपने चैनल पर आ जाएगी, बहुत सीखने जैसा इस केस स्टडी में एक्चुअली है। उसके अलावा टाटा जी जब लोकल से ग्लोबल गए तो लौटते वक्त खाली हाथ नहीं आए, दूसरे भी विदेशी ब्रांड अपने भारत में उनके नाम पर लेके आए। जैसे आपको अगर पता होगा तो जैगवार, लैंड रोवर, उसके अलावा टेटली, इसके जैसे बहुत सारे ब्रांड्स फॉरेन से उन्होंने एक्वायर किए हैं। और जो ये कदम उन्होंने उठाया इसने बस उनकी बिजनेस पावर को नहीं दिखाया बल्कि पूरे भारत की जो पावर है उसे शोकेस किया और कैसे भारत दूसरे देशों पर भारी पड़ सकता है इसका एक प्रदर्शन किया। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा चौथा फेज जो है बियॉन्ड बिजनेस, यानी बिजनेस के अलावा भी
टाटा जी ने बहुत सारे काम किए, वो क्या है उस पर दृष्टि डालते। तो सबसे पहले टाटा जी की कमिटमेंट थी कि मैं बिजनेस तो करूंगा, लेकिन जो भी उसमें से फंड आएगा, जो भी रेवेन्यू आएगा, उसमें का मैं यूज करूंगा, यूटिलाइज करूंगा कॉमन लोगों के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। और कस्टमर ने इसी बात को लेकर उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेवलप किया और रतन टाटा जी ने पूरा फोकस अपना लगा दिया कॉमन लोगों पर, सोसाइटी पर। उन्होंने उनके हेल्थ पर फोकस किया, एजुकेशन पर किया और जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया पर्सनली। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए टाटा ट्रस्ट के अंडर। टाटा ट्रस्ट ने टाटा मेडिकल सेंटर भी ओपन किया कोलकाता में। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर टाटा की तरफ से मिलने लगी लोगों को। इतना ही नहीं, बिजनेस के पीछे होकर इन्होंने बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी भार ले लिया था। टाटा जी का कहना साफ था कि बिजनेस शुड नॉट ओनली डील विद प्रॉफिट बट इट शुड ऑल्सो डील विद द पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा 5वां फेज, जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो रतन टाटा जी की अगर बात करोगे तो सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी उनको बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाता है, एक बहुत ही प्रभावशाली लीडर की तरह देखा जाता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिला के दिए, जैसे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो एंड बहुत सारे छोटे छोटे और अवार्ड्स उन्हें मिला के दिए। बट सोसाइटी के लिए जो टाटा जी ने किया, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया, दिल में एक जगह बना ली। और वहां से टाटा जी को जो ट्रस्ट लोगों की तरफ से मिला वो अनबिलीवेबल ट्रस्ट था और वहां से टाटा जी को बूस्ट मिला। उसके अलावा कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपको टाटा जी की बहुत अच्छी लगती है, कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि टाटा जी के बाद टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जब एक से ज्यादा कंपनियां एक साथ आती हैं तो उसे कहते हैं ग्रुप। और टाटा ग्रुप है, उसके नीचे बहुत सारी कंपनीज है, यानी बहुत सारी कंपनीज मिला के टाटा ग्रुप बनी है। अब उसी ग्रुप की एक कंपनी है टाटा सन्स, जिसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर जी। और जो टाटा सन्स है उसमें टाटा ट्रस्ट का 66% स्टेक था और जो रतन टाटा जी है वो उसी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। टाटा ट्रस्ट का क्या काम होता था? तो टाटा ट्रस्ट का काम काफी आसान था, जो भी लोग हैं उनकी मदद करना, एंड उसी के टाटा जी चेयरमैन थे। तो जिस टाटा ट्रस्ट के रतन टाटा जी चेयरमैन थे, वहां पर अभी कौन, ये सवाल सामने आ रहे थे, लेकिन इसका भी क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो नवल टाटा जी थे, उनकी 2 वाइफ थी, एक थी सिमोना टाटा और दूसरी थी सुनी टाटा। तो सिमोना टाटा जी जो थे उनके एक बेटे थे नोएल टाटा, और जो सुनी टाटा थे उनके 2 बेटे थे, एक तो जिमी टाटा और दूसरे रतन टाटा। अब रतन टाटा तो नहीं रहे, जिमी टाटा जी उनको बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है नहीं, तो वो अलग हो चुके हैं। बट जो सिमोना टाटा जी के बेटे थे नोएल टाटा, वो और उनके 3 बच्चे फ्रेम में थे। लेकिन नोएल टाटा के जो 3 बच्चे हैं वो फिलहाल अभी छोटे हैं, इसीलिए कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, इसीलिए नोएल टाटा जी का सिलेक्शन हुआ है। एंड अब रतन टाटा जी की जगह पर नोएल टाटा जी टाटा ट्रस्ट का कारोबार संभालेंगे। फाइनली टाटा जी का ये पूरा सफर आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार ये फाइनेंस की वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है, ये सारी वीडियोस आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। और बिजनेस के साथ साथ लाइव कोचिंग का भी बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगले वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। फाइनली मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।